हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ परसेंटेज की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोग परसेंटेज की 2 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं। जिसमें पहले में जो है हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि परसेंटेज होता क्या है, यदि किसी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, यदि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और कैसे आप जो है खुद से टेबल को, एक परसेंटेज की टेबल को जो है बना सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जिन्होंने अभी तक जो है परसेंटेज की टेबल को नहीं बनाया वो ज़रूर बना लीजिए, ताकि जो है परसेंटेज की टेबल जब आप बना लेते हैं तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज जो है हम उसी में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं कि भाई जैसे मार्केट में या किसी दुकान में आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो आप एक अमाउंट लेकर के जाते हैं। जैसे मान लो आप 1 kg टी लेने गए, ठीक है ना। अब 1 किलो चाय की पत्ती लेने आप जाते हैं, हर बार आप जाते हैं तो एक फिक्स अमाउंट लेके जाते हैं कि भाई चलो 10 रुपीज़ पर केजी है, और हर बार आप 10 रुपीज़ पर लेकर गए और 1 किलो आप चीनी लेके चले आए। लेकिन अब जब अगले बार आप गए 10 रुपीज़ लेकर के, तो दुकानदार ने कहा कि भाई जो है चाय की पत्ती के रेट तो बढ़ गए, 25% चाय के पत्ती के रेट बढ़ गए, या 20% जो है चाय की पत्ती के रेट बढ़ गए। तो अब आपने दुकानदार से कहा कि भाई मैं तो 10 रुपये लेके ही आया हूँ और मैं चाय की पत्ती पे 10 रुपये ही खर्चा करूँगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 10 रुपये में आपको चाय की पत्ती अब 1 kg उससे कम मिलेगी। तो आपने दिमाग में सोचा कि यार अब मुझे अपना एक्सपेंडिचर अर्थात जो आपकी खपत है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा था भाई कितने % कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इस कॉन्सेप्ट पर को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप फ्रैक्शन के माध्यम से चुटकियों में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आया और आपने आंसर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे एक जरा एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जो है एक फिक्स अमाउंट लेकर के जाते थे और चाय की पत्ती लेकर के आते थे, ठीक है ना। 1 kg आपको जो है चाय की पत्ती 10 रुपीज़ की मिलती थी। लेकिन जब अगली बार आप गए तो दुकानदार ने कहा भाई अब तो 25% चाय की पत्ती की रेट बढ़ गए, ठीक है ना। तो जो टी थी, अब देखो जो चाय की पत्ती थी, जो टी थी, उसका जो प्राइस था वो कितना बढ़ा दिया गया, उसका प्राइस बढ़ा दिया गया 25%। तो आपने कहा कि भाई मेरे पास तो इतना ही पैसा है, तो कहीं ना कहीं अब मुझे अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, मुझे अपना व्यय कम करना पड़ेगा। तो अब आप दिमाग में सोच लें कितना % मैं अपना व्यय कम कर दूं। तो अब जरा देखिए 25% को आप लिख सकते हैं, 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। 25% को क्या लिख सकते हैं आप, 1/4। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जब प्राइस बढ़ा तो आपके एक्सपेंडिचर में भी फर्क पड़ा, आपके व्यय में भी फर्क पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि भाई जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पैसा उतना ही मैं खर्च करूँगा। तो फिर कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर, तो उतना पैसा आप खर्च कर दीजिए। तो आपने कहा नहीं भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं उतना ज़्यादा, तो मेरा एक फिक्स अमाउंट है जो मैं इसमें खर्च कर सकता हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप उतने में ही चाय की पत्ती ले लो, लेकिन अब आपको जो है अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। जो आप चाय अभी तक 5 बार दिन में पीते थे, अब उसको आपको 4 बार करनी पड़ेगी या 3 बार करनी पड़ेगी। तो आपने कहा कि भाई प्राइस देखो 25% बढ़ गया, अर्थात यहाँ पे देखो पहले कितना था, पहले था 4, अब आपका 1 बढ़कर कितना हो गया 5, ठीक है। पहले कितना था 4, भाई 25% का 1/4, तो पहले आपका 4 था, अब 1 बढ़ गया तो अब हो गया 5। तो जो एक्सपेंडिचर था वो पहले आपका 5 था, अब एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा 4। भाई पहले आप जो है प्राइस था 4 रुपए, तो आप 5 kg यूज करते थे,
अब प्राइस हो गया 5 रुपए तो आप 4 kg यूज करेंगे। आपने जो है वहां पे क्या कर दिया, अपनी खपत को कम कर दी। तो आपने अपनी खपत को कितना कम कर दिया, आपने कहा मैंने 1 कम कर दिया, किसके रिकॉर्डिंग में, 5 के रिकॉर्डिंग में। और 1/5 का मतलब हो गया 20%। 1/5 का मतलब हो गया 20%। अर्थात अगर प्राइस आपका 25% बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर आपको 20% कम करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में मेरी बात आ रही है कि अगर जो है आपका जो है प्राइस जो है 25% बढ़ा दिया गया, अर्थात पहले 4 था अब 5 हो गया, तो भाई देखो पहले भी आप कितना खर्च करते थे, 4 5 जा 20, अभी भी आप 4 5 जा 20 ही खर्च करेंगे। तो पहले आप जो है 5 खर्च करते थे, अब आप 4 खर्च करेंगे। तो एक आपने कम कर दिया किसके रिकॉर्डिंग में, 5 के रिकॉर्डिंग में। तो 1/5 का मतलब हो गया 20%। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप जो है मार्केट में शुगर लेने गए, ठीक है ना, आप जो है शुगर लेने गए, अब जो प्राइस था वो आपका जो है 9:1/11% क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस आपका 9:1/11% बढ़ गया। तो अब आपसे पूछा गया कि आप अपने एक्सपेंडिचर में कितनी कमी कर दें कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज ना हो, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। क्योंकि आपका अमाउंट फिक्स है कि नहीं भाई इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मत खर्च करो, लेकिन आपको अब अपना एक्सपेंडिचर, आपको अपना व्यय कम करना पड़ेगा। तो कितने % कम करना पड़ेगा, तो आपने कहा कि 9:1/11% का मतलब होता है 1/11। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब 9:1/11% आता तो 1/11, अगर यही 11:1/9% होता तो इसका होता 1/9। ये दोनों बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जब बेस में आपका 11 तो 1/11, जब बेस में आपका 9 तो 1/9। तो अब देखो, अगर प्राइस की हम बात करते हैं, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस पहले 11 था, ठीक है ना। अब जो है प्राइस 9:1/11% बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो भाई पहले 11 था अब 12 हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर था, जो आपका व्यय था वो पहले 12 था, तो अब आपको 11 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले भी आप 11 × 12 खर्च कर रहे थे, अभी भी आप 11 × 12 ही खर्चा करेंगे। तो पहले आप 12 खर्च करते थे, अब आप 11 खर्च करेंगे। तो आपने कितना कम कर दिया, आपने 1 कम कर दिया, किसके रिकॉर्डिंग में, 12 के रिकॉर्डिंग में। तो 1/12 कितना % होता है, नहीं पता तो आप इसको × 100 करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 25 जा 100 और 25/3 का मतलब होता है आपका 8:1/3%। कितना होता है, 8:1/3%। ठीक है, क्लियर है। या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि भाई 1/12 का मतलब होता है 8:1/3% या 25/3%। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को फ्रैक्शन के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है कि आना ही आना है। तो उसको जो है जल्दी कैसे करें, फास्ट तरीके से कैसे करें, वो यही तरीका है जिससे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखा, फ्रैक्शन लिखा, तुरंत आपका आंसर। ठीक है, जिसका फ्रैक्शन नहीं याद है उसको जो है आप × 100 करके आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप टेबल बना लेंगे तो अपने आप देखिएंगे कि बहुत सारे फ्रैक्शन आपको याद रहेंगे, बहुत सारे। इसलिए मैंने कहा टेबल जरूर बना लीजिए। टेबल बनाने से क्या होगा कि आपको फ्रैक्शन याद रहेंगे, आप बहुत आसानी से हर एक को कर पाएंगे। क्योंकि जानते हो वहाँ पे फ्रैक्शन को ही तो बनाना फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं टफ हो जाता है और हम वहाँ पे फंस जाते हैं और फिर जो है हमें टाइमिंग ज़्यादा वहाँ पे लग जाता है। भाई हर एक कंडीशन में हमें टाइमिंग ही तो बचाना है। मेन गेम तो टाइमिंग का है। 80 क्वेश्चन 45 मिनट, तो मेन क्वेश्चन तो वहाँ टाइमिंग का है।
अगर हमको भी वहां 2 घंटे दे दिया जाए तो हम तो 80 क्वेश्चन को पूरा का पूरा उड़ा देंगे, कि क्वेश्चन को फाड़ के रख देंगे। लेकिन यहां तो टाइमिंग का खेल है। एक क्वेश्चन के पास अगर देखा जाए तो आपका जो है 45 टू 90, मतलब एक क्वेश्चन के पास मुश्किल से 30 सेकंड है। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, एक एवरेज मान के चलें अगर, तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब आप जरा सोचो, अगर 80 के 80 करना है तो इतनी स्पीड हमें लेके चलनी पड़ेगी। तो वहां पर टारगेट हम लेके चलते हैं 60 से 70 के बीच में, कितने के बीच में तो करना ही करना है। और वहां पर केवल क्वेश्चन नहीं करना, आपको अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में देखते हैं आंसर दे देंगे कि हाँ भाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा। अब ये जरूर इंक्रीज ही हो, रेट प्राइस घट भी तो सकता है, घटेगा तो वहां पे माइनस जो है, अगर देखो प्राइस आपका घट रहा होता तो 25% मतलब कितना हो गया आपका 1/4। तो पहले प्राइस 4 था, तो अब अगर घट रहा होता तो प्राइस 3 हो जाता। तो पहले खपत आपकी 3 थी, तो अब आप खपत 4 कर देते। तो भाई जस्ट उसका अपोजिट होगा ना, कि अगर प्राइस घटेगा तो आप अपनी खपत को बढ़ा देंगे, और अगर जो है प्राइस बढ़ेगा तो आप अपनी खपत को कम कर देंगे। क्योंकि पैसा वहां पर फिक्स है, अमाउंट फिक्स है कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो एकदम क्लियर, इससे ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना। तो अमाउंट फिक्स है, ठीक है ना। प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। क्लियर है? चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज, देन बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ भी फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है ना। अब यहां पे जरा देखो, कह रहा कि इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज। अब 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। तो जो ए की आय है वह बी की आय से 25% ज्यादा है। तो अगर हम यहां पर देखें और हमने मान लिया कि जो बी की इनकम है वो 100 है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, ठीक है ना। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज। तो भाई अगर बी की इनकम 100 है तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 25, और 100 में हमने 25 ऐड कर दिया तो 125 हो गया। तो अब कह रहा है, तो अब बताइए कि देन बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है, बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो आपने कहा कि अगर जो है यहां पे निकालें कि जो बी है, बी की इनकम कितने परसेंट कम है, बीज इनकम, ठीक है ना। तो आपने कहा कि यहां पे निकालना है कि जो आपकी बी की इनकम है वह ए की इनकम से कितनी कम है। तो आपने कहा भाई बी की इनकम 100 है, ए की इनकम 125 है, तो 25 कम है। 25 कम है, किसके रिकॉर्डिंग में कम है, ए की रिकॉर्डिंग में। तो जिसके रिकॉर्डिंग में कम होगी उसी की वैल्यू नीचे जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन आता सर नीचे किसको लिखेंगे, ए की इनकम को कि बी की इनकम को। तो यहां पर देखो क्या पूछ रहा है, पहले इसको एकदम क्लियर समझ लो। कह रहा है कि देन बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए, जिसके रिकॉर्डिंग में कम हो रही है वो नीचे जाएगा। तो भाई बी की जो इनकम है वो है ए की रिकॉर्डिंग में कितनी कम है, तो ए की इनकम आप नीचे रखेंगे। तो 25/125 इंटू 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा 25 125, और डायरेक्ट इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक काम करो, ये कितना आ जाएगा आपका 125, कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो जो बी की इनकम है वह ए की इनकम से 20% क्या है, लेस है, 20% कम है। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कहीं कोई आपको फॉर्मूला लिखने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए और तुरंत आप आंसर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि इफ एज हाइट इज 20% लेस देन बीज हाइट, देन बीज हाइट इज व्हाट परसेंट मोर देन एज हाइट। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपने कहा बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर बी की हाइट आपकी 100 है तो ए की हाइट आपकी 80 है। यही तो है कि एज हाइट इज 20% लेस देन बीज हाइट। तो अगर बी की हाइट आपकी 100 है तो 100 का 20% आपका 20 हो गया। तो भाई 20 कम हो गई तो ए की हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 80। तो अब कह रहा है कि जो बी की हाइट है वह ए की हाइट से कितना ज़्यादा है। तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे बीज हाइट की बात करूँ कि जो बी की हाइट है वह कितनी ज़्यादा है, भाई आपने कहा बी की 100 है और ए की 80 है, तो बी की 20 ज़्यादा है किसके रिकॉर्डिंग में, ए के रिकॉर्डिंग में। तो 20/80 हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/4 और 1/4 का मतलब हो गया 25%। 1/4 का मतलब हो गया 25%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे, केवल चुटकियों में क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यह इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी होगा, 25% आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ reduce its consumption so as not to increase her expenditure। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो मैंने कहा ना अमाउंट फिक्स है। अब भाई देखो पहले चाय में कितनी शक्कर पड़ती थी, अब कितनी शक्कर कम कर दें चाय में डालना कि जो भाई शक्कर आपके लिए 1 मंथ के लिए होती थी वो 1 मंथ ही चले, ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट फिक्स है, जितना पैसा हम खर्च करते उतना ही है। तो अब देखो 20% प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो 20% का मतलब हो गया आपका 1/5। 20% का कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करें, प्राइस की बात करें तो प्राइस पहले 5 था, अब प्राइस हो गया 6। चूंकि प्राइस में वृद्धि हो गई तो जो है पहले प्राइस आपका 5 था, अब 1 बढ़ गया। पहले 5 था, अब क्या हो गया 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। तो जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है वो आपका पहले था 6, अब आप उसको कर देंगे 5, ठीक है ना। पहले जो है प्राइस आपका 5 था तो अब हो गया 6। तो पहले एक्सपेंडिचर आपका 6 था तो अब एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5। तो अब आपको जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका व्यय है, वो कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि भाई 6 से आपने 5 कर दिया, अर्थात 1 आपने कम कर दिया किसके रिकॉर्डिंग, 6 के रिकॉर्डिंग। क्योंकि पहले आप 6 कर व्यय करते थे, अब आप 5 व्यय कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब जो देखो जो एक्सपेंडिचर है वो आपका पहले 6 था, अब 5 हो गया, तो 1 कम हो गया किसके रिकॉर्डिंग में, 6 के रिकॉर्डिंग में। और 1/6 का मतलब होता है 16:2/3%। तो कितना परसेंट आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, आपने कहा 16:2/3%। अब बताइए इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 30 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन को केवल देखना है और तुरंत आंसर देना है। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको टेबल तैयार करनी होगी, आपको जो है वो फ्रैक्शन जो है निकालने होंगे ताकि आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16:2/3% जो है एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजप्शन हैज टू बी इंक्रीज्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम। यदि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि इस मद पर व्यय में कोई बदलाव ना हो। तो भाई पैसा तो उतना ही है जितना आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, एक फिक्स अमाउंट है, लेकिन अब प्राइस क्या हो गया आपका, घट गया। तो जब प्राइस घट गया तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, आप बढ़ा देंगे, क्योंकि पैसा तो आप एक फिक्स अमाउंट खर्च कर रहे हैं, कितना ही, इतना पैसा मुझे खर्च करना ही करना है, न इससे ज़्यादा करना न इससे कम करना, इतना तो कम करना है। अब प्राइस भाई घट गया तो ज़्यादा खाओ, ठीक है ना, उसको ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो 10% का मतलब हो गया आपका 1/10। तो प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले 10 था, अब आपका हो गया 9, ठीक है ना, पहले 10 था, अब घटे कितना हो गया 9। तो अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर खर्च की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना था, पहले उसका खर्च था 9, अब उसको खर्च करना है 10, ठीक भाई। देखो यहाँ पे प्राइस पहले 10 था तो खर्च उसका 9 हो रहा था, अब उसका प्राइस 9 हो गया तो खर्च आपका 10 हो जाएगा। अब जो उसके एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो कितना उसने बढ़ा दिया, कितने परसेंट उसने बढ़ा दिया, तो आपने कहा कि उसने 1 बढ़ा दिया, किसके रिकॉर्डिंग में, 9 के रिकॉर्डिंग में, क्योंकि पहले 9 था ना, अब 1 बढ़ गया। तो 1 किसके रिकॉर्डिंग में बढ़ा, 10 के रिकॉर्डिंग में नहीं, 9 के रिकॉर्डिंग में बढ़ा। तो 1/9 का मतलब होता है आपका 11:1/9%, 11:1/9%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखना है और तुरंत आंसर करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए ताकि जो है आप भी चुटकियों में उड़ा सकें, आप भी क्वेश्चन को देखें और तुरंत खत्म, चलो हटो भाई अगले क्वेश्चन को आने दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्पीड अपनी बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से चुटकियों बताने, चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 11:1/9%, ठीक है। क्योंकि भाई अब जो है प्राइस घट गया तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जितना पैसा आपका फिक्स जो अमाउंट है वो आपको खर्च करना ही करना है। तो आपने कहा ठीक है भाई, अब जो है कीमत कम हो गई है तो अब जो है आप ज़्यादा खाओ, जब कीमत फिर बढ़ेगी तो फिर हम अपना जो है इस चीज़ को खाना कम कर देंगे, इस चीज़ की खपत कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का कि इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपने कहा बहुत सिंपल, देखो भाई अब यहां पर ऐसे कर लो, ए है और एक बी है, यहां पे आप 100 मान के कर लीजिए कि जो है कह रहा है कि यदि एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम, तो आपने कहा कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम हो जाएगी आपकी 110। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम हो जाएगी आपकी 110, क्योंकि ए की इनकम बी की इनकम से जो है 10% ज़्यादा है। तो भाई बी की इनकम 100 तो ए की इनकम हो 110। तो कह रहा है कि देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो आपने कहा कि भाई बी की इनकम कितनी कम है, जो बी की इनकम है वह कितनी कम है ए की इनकम से। तो आपने कहा 10 कम है, किसकी इनकम से, ए की इनकम से। तो 110 आपका नीचे आएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 1/11। और 1/11 का मतलब होता है आपका जो है 9:1/11%, 9:1/11%। मैंने आपको बताया कि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन आता है, एक 1/9 और 1/11। तो अगर जो है यहाँ पर आपका बेस में आपका 11 है तो 9:1/11%, अगर बेस में 9 है तो 11:1/9%।
तो यहाँ पे आपका 11 कितना हो जाएगा 9:1/11%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है भाई। बी की इनकम 100 है, ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है। तो भाई अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम आपकी 110 है। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है? तो आपने कहा 10 कम है किससे? बी ए से। और ए की इनकम कितनी है 110, तो 10/110 और ये कितना आ जाएगा 1/11। और 1/11 का मतलब होता है आपका 9:1/11%। क्लियर है? तो ये सिंपल सा तरीका है और ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि इफ राधा सैलरी इज 25% मोर देन सीता, देन सीता सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन राधा। यदि राधा का वेतन सीता से 25% अधिक है तो सीता का वेतन राधा से कितना प्रतिशत कम है? तो आपने कहा बहुत सिंपल है। देखो भाई, एक है राधा और एक है सीता। राधा और सीता। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि इफ राधा सैलरी इज 25% मोर देन सीता। तो आपने कहा कि यदि सीता की सैलरी 100 रुपीज है तो राधा की सैलरी आपकी 125 रुपीज है। ठीक है, क्योंकि राधा की सैलरी सीता की सैलरी से 25% ज़्यादा है। तो अगर जो है सीता की सैलरी 100 है तो राधा की सैलरी 125 है। तो अब पूछ रहा है कि तो सीता का वेतन राधा के वेतन से कितना कम है? तो आपने कहा कि सीता सैलरी, अब यहां पे आपको निकालना है कितना कम है, किसका? सीता का वेतन राधा के वेतन से। तो आपने कहा 25 कम है। किसके रिकॉर्डिंग में? राधा के रिकॉर्डिंग में। राधा की सैलरी कितनी है 125। तो 25/125, इसको आप लिख सकते हैं कितना आपका 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो कितने परसेंट कम है? 20%। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान, केवल क्वेश्चन को देखना है और आंसर को करना है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ पीज इनकम इज 30% मोर देन क्यूज, देन क्यूज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन पीज। यदि पी की आय क्यू की आय से 30% अधिक है तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत सिंपल, देखो एक पी है एक आपका क्यू है। ठीक है, तो कह रहा है कि पीज इनकम इज 30% मोर देन क्यू। तो क्यू की इनकम 100 तो पी की इनकम 130। भाई पी की इनकम क्यू की इनकम से 30% ज़्यादा है। तो अगर क्यू की इनकम 100 रुपीज़ है तो पी की इनकम हो जाएगी 130 रुपीज़। अब देखो कह रहा है कि तो क्यू की इनकम पी से कितने प्रतिशत कम है? तो अगर हम बात करें क्यूज इनकम की कि भाई कितने प्रतिशत कम है, तो आपने कहा कि जो क्यू की इनकम है वो आपकी कितनी कम है? 30 रुपीज़ कम है। किसके रिकॉर्डिंग में? पी की रिकॉर्डिंग में। तो 1/30 आ जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 13। अब आपको ये नहीं पता कि भाई 3/13 कितना परसेंट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। तो ये हो जाएगा आपका 300/13। अब 13 का भाग दे दीजिए 300 में, तो 13 2 जा 26। ठीक है ना, तो 26 2 आ जाएगा, 13 3 जा आपका हो जाएगा कितना? 13 सीधा 39, 1 बचेगा 1/30। तो ये हो जाएगा आपका 23 सही 1/13%। 23:1/13%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो जहां आपको फ्रैक्शन नहीं याद है वहां पर आप डायरेक्ट जो है 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को निकाल भी सकते हैं, और जिसका आपको फ्रैक्शन याद है उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 23:1/13%। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ राम्स हाइट इज 60% मोर देन श्याम्स हाइट, देन श्याम्स हाइट इज व्हाट परसेंट लेस देन राम्स हाइट। यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 60% अधिक है
तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है? आपने कहा बहुत सिंपल, देखो राम और श्याम दो लोग हैं, राम और श्याम, एक राम जी हैं और एक श्याम जी हैं, ठीक है। कह रहा है कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 60% ज़्यादा है। तो आपने कहा कि अगर श्याम की 100 है तो राम की 160 है, ठीक है ना। भाई श्याम की अगर 100 है तो राम कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। तो श्याम हाइट कितने परसेंट कम है? तो आपने कहा कि भाई जो है श्याम की हाइट राम की हाइट से कितना कम है? तो आपने कहा 60 कम है। किसके रिकॉर्डिंग में? राम के रिकॉर्डिंग में। तो 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा आपका हो जाएगा आपका 16, 3/8। 3/8 नहीं पता तो आप इसको लिख सकते हैं 3/8 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन आपका हो जाएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 त्रिक 24 और कितना बचेगा 8 7 56, 37 सही 1/2%। अर्थात ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 3/8 का मतलब होता है आपका 37:1/2%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इफ 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी देन ए रेशियो बी इक्वल्स टू व्हाट? यदि ए का 80% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी कितना होगा? आपने कहा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। ए 80% ऑफ ए, अर्थात यहां पे हो जाएगा आपका ए इंटू 80। अच्छा 80% को कितना लिख सकते हैं? 80% को आप कितना लिख सकते हैं? तो आपने कहा 80% को हम लिख सकते हैं 4/5। 80% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5, ठीक है ना। कितना लिख सकते हैं? 4/5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a इंटू 4/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3/4 इंटू बी हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो a/b कितना हो जाएगा? a/b हो जाएगा आपका कितना? तो a/b तो 3/4/4/5। तो ये हो जाएगा जो है आपका कितना 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/4, यही तो होगा, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई 5/4 तो ये हो जाएगा आपका कितना 15/16। 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी आ जाएगा आपका 15 रेशियो आपका हो जाएगा 16। 15 रेशियो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 रेशियो 16 तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ए रेशियो भी कितना आ जाएगा आपका 15 रेशियो 16 आएगा। तो ऑप्शन जो है आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है और बस कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है ना तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे और आंसर दे देंगे। बस कैलकुलेशन गलत नहीं करना है, कैलकुलेशन सही करना है। क्योंकि एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी हमें मेंटेन करनी है। तो अपनी प्रैक्टिस को लगातार बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सके उतना दीजिए। 8 घंटे 10 घंटे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सके उतना पढ़िए। क्योंकि यही या तो आपके पास समय है, अब यही समय जिस पर आप जो है अपनी तैयारी को और बेस्ट करके और बेस्ट रिजल्ट को पा सकते हैं। तो जो है अपने रिजल्ट को बेस्ट बनाने के लिए मेहनत भी आपको बेस्ट करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए, ठीक है ना। कभी भी अब जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि तिबारा एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में आता है सर हम तो बहुत हो गया, अब तो नहीं हो पा रहा, अब नहीं हम कर पा रहे, पता नहीं कहाँ दिक्कत है। तो अब पहले अपने को अपने आप को एनालिसिस करिए कि भाई आपकी कमी कहाँ पर है, कहाँ पर आप कमी कर रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ें कम कर पा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है।
किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, उस सब्जेक्ट को और बेस्ट करिए। जो बेस्ट है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो थोड़ा सा कम है उसको और बेस्ट करने की कोशिश करिए, ताकि जब मौका आपको मिले ना तो उस समय पर कोई भी ये ना हो कि नहीं सर ये तो मुझसे छूट गया, ये मुझसे नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैंने सारा कुछ मुझे आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन हाँ, आता है मतलब फिर आता है, फिर ये भी नहीं कि वहाँ किंतु परंतु लेकिन के कोई चांस नहीं है। तो स्पीड देखो तब बनेगी, चीज़ें आपकी तब बेस्ट होंगी जब आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ रही होंगी, और वो तभी हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो कभी भी अगर आप जो है किसी एक बार, दो बार, तीन बार भी अगर आप जो है असफल हो गए, हम कहते हैं कितनी बार भी असफल हो जाओ, लेकिन जब तक आपके पास मौके हैं आप फिर से एक बार सोचो कि नहीं इस बार मैं अच्छा करूँगा। आप भाई देखो एक चीज़ है कि जब कोई आप कुछ भी काम करते हैं, किसी भी आप मिशन पे जाते हैं, दो चीज़ होती है, या तो आप सक्सेस होते हैं या तो अनसक्सेस होते हैं। लेकिन अनसक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, आप उस लायक नहीं हैं, कुछ कमियां रह गई थी जिनको आप सुधार नहीं पाए, जिनको आप सही नहीं कर पाए। वो कमियां आपको सुधारनी होंगी, वो कमियां आपको सही करनी होंगी, ताकि जब अगली बार मौका मिलेगा, जब अगली बार समय आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो कोई भी हो वो उसको जो है कह सकते हैं ना कि जो है मोटिवेट करने वाले तो कम लोग मिलते हैं, लेकिन डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलते हैं कि यार नहीं तुमने तो 4 बार दे दिया, अभी तुमसे हो ही नहीं पाया, अब तुम नहीं करो, तुम छोड़ दो, कुछ और करो। क्यों कुछ और करे? कुछ हमारे पास है ही नहीं करने के लिए, मेरा तो टारगेट है, मुझे करना ही करना है। और वो लाइन हमेशा याद रखिए कि तैयारी इतनी शांति से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। किसी को पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है ठीक है आप तैयारी छोड़ दो, आपने कह दिया ठीक है मैंने छोड़ दिया, और आप अपनी तैयारी जारी रखें। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन वही बंदा आपके सामने आके कहेगा कि नहीं यार तुम में कुछ था यार, मैं देखता था कि तुम कुछ कर जाओगे, लेकिन मैं तुमको इसलिए कहता था कि भाई तुम अपना समय ना उसमें गंवाओ, लेकिन मुझको ये लगता था तुम कुछ ना कुछ करोगे जरूर एक दिन। उस दिन वो आपके सामने ये वर्ड बोलेगा। तो किसी की बात को सुनना ही नहीं है। हमारा जो टारगेट है, हमने जो उसको मिशन बना लिया है, तो जब तक हमारे पास समय है तब तक हम उसके पीछे भागेंगे, और उससे आपको जो है आपका कोई घाटा नहीं होने वाला। आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखेंगे। बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप और भी बेस्ट कर सकते हैं, उसको सीख करके वहाँ से। तो अगर 2-3 बार आप अनसक्सेस भी हो गए तो भी परेशान नहीं होना है कि नहीं सर अब मुझसे नहीं हो पा रहा। आप एक बार करो तो सही, आप फिर से उठो, फिर से उठो, फिर से करो। इस बार जरूर 100% होगा। कुछ नई सोच के साथ चलो, बिल्कुल 100% वो होके रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इनकम ऑफ ए इज 70% लेस देन दैट ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए की आय बी की आय से 75% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत सिंपल सा है। देखो एक ए है, एक बी है। क्या कह रहा है? इफ द इनकम ऑफ ए इज 70% लेस देन दैट ऑफ बी। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी? 25 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 75% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी ज़्यादा है? तो आपने कहा कि जो ए की बी की आय है वह ए की आय से कितनी ज़्यादा है? तो आपने कहा 75 ज़्यादा है। किसकी आय से? ए की आय से। तो 75/25 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। तो ये हो जाएगा आपका 25 3 जा 100, अर्थात 300% आपका आंसर आ जाएगा। 300% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में मेरी बात आ गई? भाई ए की आय बी की आय से 75% कम है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय आपकी 25 है। तो भाई ए बी की आय कितनी ज़्यादा है? 75 ज़्यादा है। किससे? ए से। ठीक है ना, तो ए की आय कितनी है? 25। तो 75/25 इंटू 100, 300% आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है कि ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाई 10% एंड डिक्रीजिंग इट्स डिनोमिनेटर बाई 12% वी गेट 15/64। व्हाट इज दैट फ्रैक्शन? किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? अब देखिए बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चनों को करना। आपको मान लेना है कि फ्रैक्शन था आपका 100/100। आपने मान लिया कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो था आपका 100/100, अर्थात आपका न्यूमरेटर भी 100 था, डिनोमिनेटर भी 100 था, ठीक है ना। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि जो है जो न्यूमरेटर है उसको कितना 10% क्या कर दिया जाए, जो है बढ़ा दिया जाए, और जो डिनोमिनेटर उसको 12% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 100 का आपका 10% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 10, तो ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर वो हो जाएगा 110, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 12% क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। तो 100 का 12% कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 88। तो जो आपको फ्रैक्शन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कितना आपका 15/64। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? भाई देखो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन आपने क्या माना 100/100, ठीक है, जिसमें आपका 100 ऊपर वाला क्या था, न्यूमरेटर, और नीचे वाला 100 है आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में आप 10% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 10% की वृद्धि। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, तो भाई वो हो गया आपका 110। और जो डिनोमिनेटर है वो 12% कम कर देने पर, तो 100 का 12% हो जाएगा 12, तो 100 - 12 आपका हो जाएगा 88। तो यहाँ पे जब आपने डिनोमिनेटर में कम कर दिया तो 88 हो गया, तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1 = हो जाएगा आपका जो है 15/64 इंटू हो जाएगा आपका 88, और अपॉन में हो जाएगा आपका 110। कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, सॉल्व करिए जरा। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका 8 से 8 11 8 जा जो है 88, 8 8 जा 64, 11 10 जा 110, 5 3 जा 15, 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा 3/16। तो जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है अर्थात जो मूल भिन्न है वो कितना है आपका, वो है आपका 3/16। कितना है आपका 3/16। क्लियर है? तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है उनको जो है इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है? तो जब भी आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है वहां पे 100 मान करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? समझ में बात आ गई कि इस प्रकार क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 12th नंबर है कि 15/16 इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 15% एंड डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर बाय 8%। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? आपने कहा बहुत सिंपल, देखो भाई यहाँ पे आपने माना कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, तो आपने कहा 100/100 रखा तो 1 ही तो आएगा ना, तो लास्ट में 1 = निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये मत भूल जाइए सर आपने वहाँ पे 100 माना, वहाँ पे तो 1 ले लिया, तो यहाँ पर देखो 100/100 मतलब 1 ही तो आएगा। अब देखो तो जो यहाँ पर आपका अब फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, तो जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 15% हम इंक्रीज कर देते हैं, डिनोमिनेटर आपका 8% कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 115
ये हो जाएगा आपका 115 और ये हो जाएगा आपका 92। कितना हो जाएगा आपका 92। अब जो फ्रैक्शन आपको मिलता है वो है 15/16, वो है आपका 15/16। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना, न एक्स वाई जेड कुछ मानने की जरूरत नहीं है भाई। 100 का आपका 15% 15 हो जाएगा, तो 15 हमने ऐड कर दिया, 115 हो जाएगा। 100 का आपका 8% 8 हो जाएगा, 100 - 8 तो 92 आएगा। अब देखो 1 = कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 15/16, ये इंटू हो जाएगा 92 और अपॉन में हो जाएगा 115। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो आपने कहा किससे काट देंगे, 4 से काट दें, तो 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 से काट दें, 5 3 जा आपका हो जाएगा कितना, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा आपका जो है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 23 से 23 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो अर्थात ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है अर्थात जो मूल भिन्न है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3/4। तो मूल भिन्न कितना आ जाएगा, 3/4। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 5/9, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। बहुत सिंपल, देखो आपने कहा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आपने मान लिया, तो आपने कहा 100/100। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा 100/100 हमने मान लिया है। अब देखो, तो अब जो है आपका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो आपने कहा अब जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है आपका, तो जो न्यूमरेटर है उसमें 25% इंक्रीज हो जाता है, तो न्यूमरेटर हो गया 125, डिनोमिनेटर जो उसको डबल कर दिया गया, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा आपका 200, 100 का डबल कितना हो जाएगा आपका 200। और अब जो आपको फ्रैक्शन मिलता है कितना मिलता है आपका 5/9 आपको फ्रैक्शन मिलता है। तो 1 = कितना हो जाएगा, या फिर आप एक काम करिए इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, किससे आपका 25 से कट जाएगा, 25 5 जा 125, ठीक है, 25 8 जा आपका 200, 25 8 200 होता है ना, तो 25 8 जा 200, तो 1 = कितना हो जाएगा आपका 5 × 8/9 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 8/9, तो 1 = आपका 8/9 अर्थात ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 8/9, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 8/9। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 8/9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 220% एंड इंक्रीज द डिनोमिनेटर बाय 150%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 4/5, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न आपकी कितनी है, 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। आपने यहाँ पे मान लिया कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है आपका, ओरिजिनल फ्रैक्शन है आपका 100/100, ओरिजिनल फ्रैक्शन है आपका जो है 100/100, ठीक है। अब देखो, अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 220% आपका न्यूमरेटर बढ़ गया, अर्थात आपका न्यूमरेटर हो जाएगा कितना 320, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया 150%, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 250%, 250 हो जाएगा, और जो आपको फ्रैक्शन अब मिला वो कितना मिला 4/5,
अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 और 4 इंटू 25 अपॉन में हो जाएगा आपका 32 इंटू 5। तो 5 5 जा 25, 4 8 जा 32। जो फ्रैक्शन है वो आपका आ जाएगा 5 अपॉन में 8। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हो जाएगा आपका 5 अपॉन 8। कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आएगा आपका 5 अपॉन 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में परसेंटेज के जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आए हों और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।